जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का रायपुर दौरा, 3 दिनों का दौरा, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम और उनके पहुंचने के पहले से जो सियासत गर्मा गई है वो अपने आप में बताती है कि मामला कितना संजीदा है। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधे तौर पे कह दिया कि मोहन भागवत जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के वातावरण को अशांत ना करे, सांस्कृतिक और प्रदेश की फिजा बदलने और बदनाम करने का काम ना करे। सवाल है कि संघ प्रमुख का दौरा और कांग्रेस को क्या है भय, इस गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर हैं। मोहन भागवत का ये दौरा औपचारिक रूप से भले ही सामाजिक और वैचारिक कार्यक्रमों से जुड़ा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। इस दौरे में हिंदू सम्मेलन, युवा संवाद और सद्भावना बैठकों के जरिए संघ समाज के अलग अलग वर्गों, खासकर युवाओं से सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत हिंदू सम्मेलन, युवा संवाद और सद्भावना बैठक जैसे आयोजनों में होंगे शामिल। संगठन की विचारधारा, सामाजिक दायित्व और युवाओं पर विस्तार से होगी चर्चा। 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एम्स में युवा संवाद का आयोजन। 31 दिसंबर को अभनपुर के सोनपेरी गांव में हिंदू सम्मेलन में होंगे शामिल। नए साल के पहले दिन सद्भावना बैठक में डॉक्टर मोहन भागवत होंगे शामिल। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, छत्तीसगढ़ के वातावरण को अशांत ना करें। बीजेपी का पलटवार, खुद अशांति फैलाकर उस पर राजनीति करती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल जंगल जमीन बेचे जा रहे हैं, ऐसे में उनको सरकार को नसीहत देनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के महामंत्री यशवंत जैन का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है, खुद ही अशांति फैलाते हैं, फिर उसी में राजनीति करते हैं। अगर मोहन भागवत जी आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ की यहां के वातावरण को अशांत न करें, साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की फिजा को बदनाम और अशांत न करें, छत्तीसगढ़ की विकास की बात करें। और मैं समझता हूं यहां की जल जंगल खनिज, यहां की संसाधन आदिवासियों को बेचा जा रहा है, उस पे बात करें और सरकार को नसीहत दे कि उसको न बेचे। दीपक बैज जी की बात है तो जैसी कांग्रेस की सोच है वैसी उनको सब जगह दृष्टि दिखाई देती है। खुद जो है वो अशांति फैलाना और उसके आधार पर राजनीति करना, ये कांग्रेस का इतिहास है। संघ सद्भाव और समाज के निर्माण में काम करता है। मोहन भागवत जी कोई 1-2 दिन के लिए नहीं घूमते, पूरे देश भर में लगातार उनका देश के सभी राज्यों में प्रवास होता है। छत्तीसगढ़ प्रवास भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 100 साल पूरे हुए उसी क्रम में उनका प्रवास है। छत्तीसगढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा भले ही संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत साफ है। बैठकों के जरिए संघ का फोकस सामाजिक आधार, खासकर युवाओं पर पकड़ मजबूत करने का दिखता है, जो आने वाले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे प्रदेश के माहौल को अशांत करने की कोशिश बताकर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। कुल मिलाकर ये दौरा विचारधारा और संगठन विस्तार के साथ साथ प्रदेश की सियासत में वैचारिक ध्रुवीकरण को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत हो रही है। चलिए इस तमाम पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार संघ प्रमुख का दौरा तय और कांग्रेस के भय के बीच का क्या वो महीन लाइन है जिस पे इस तरह की बातें हो रही है। हमारे साथ 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता रह चुके। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। आप संघ के बेहद करीब, संघ की गतिविधियों में लगातार सम्मिलित रहते हैं। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और हर पहलू को, चाहे सियासत हो, प्रशासनिक हो या संगठन की गतिविधियां हो, करीब से जानने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा, 3 दिनों का दौरा, कैसे इसे देखा जाए सियासी दृष्टि से परे हटके?
देखिए, जब संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ तब ये दिल्ली में जो एक बड़ा कार्यक्रम 3 दिन तक चला, देश के जाने माने लोग मोहन भागवत जी के सामने बैठे, उन्होंने अपने अपने प्रश्न भी मोहन भागवत जी से किए और सबका समाधान मोहन भागवत जी ने किया। और उसी वक्त जो 1 वर्ष के लिए जो संघ शताब्दी वर्ष जो चलेगा अगले 2026 तक, तो उसमें 5 कार्यक्रम संघ ने तय किए हैं। अगर आप उन 5 कार्यक्रमों को ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये जो बयान आया है उस पर आपको थोड़ी सी मतलब आश्चर्य भी होगा कि उनके आने से फिजा ना बदले। नहीं, मैं गैर राजनीतिक, मैं बिल्कुल गैर, हाँ, तो वो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो 5 कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें आप देखिए कि एक है नागरिक कर्तव्य, कि नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप ट्रैफिक सिग्नल को न तोड़ें। ये बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात है। किसी भी आप किसी भवन में जा रहे हैं तो उसके कॉर्नर पे आप थूके ना, है ये भी ये सब नागरिक कर्तव्य है ना। तो आपको क्योंकि हम अधिकारों की बहुत बात करते हैं, संविधान ने हमको अधिकार बहुत दे दिए, लेकिन उसके बदले में हमारे कर्तव्य क्या है हम उसको नहीं जानते। ठीक है, अब इसके अलावा प्राकृतिक जो पर्यावरण पर संरक्षण पर भी जोर देने की बात कही गई है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं और जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वह पर्यावरण का पोषण करने वाली संस्कृति है। हम तो वृक्षों को ईश्वर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम आंवले की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, हम तुलसी को दिया लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज जो है वो पर्यावरण का संरक्षक है, पोषक है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कुटुंब पर को लेकर के, कि आप देखिए कि दुनिया के कई देश और खासकर यूरोप के देश जो एक समय बहुत अंधकार में थे, लेकिन वहां से बाहर निकलकर उन्होंने बहुत प्रगति की, लेकिन उनका जो समाज जिस तरह से विघटित हुआ, सामाजिक मूल्य जिस तरह से उसका क्षय हुआ, उसका परिणाम आज आप यूरोप में देखिए तो सामाजिक कर्तव्य क्या होते हैं, परिवार कितना जरूरी होता है। और ये परिवार कुटुंब प्रबोधन, जो इसको हम लोग ना कुटुंब की भावना, ये इस कुटुंब की भावना ने भारतीय समाज को हद तक मजबूत बना करके रखा है। तो उसका पोषण करना, उसको संरक्षित करना, उसे आगे ले जाना, यही सब वो कार्यक्रम है जो संघ आने वाले 1 वर्षों में करने जा रहा है। प्रफुल्ल जी, मैं लौटूंगा, आपने बेहद विस्तार से तमाम बातों पे, तमाम इन दौरों पे और संघ के कार्यक्रमों में प्रकाश डाला। मैं सुनील जी आपका रुख करता हूं, उसके बाद सत्यप्रकाश जी के पास जवाब लेने आऊंगा। प्रफुल्ल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि साहब क्या कार्यक्रम है, इसका क्या प्रभाव होगा, उद्देश्य क्या है। अब सीधा सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष को क्यों ऐसा लग रहा है कि पीसीसी चीफ को क्यों ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जब आएंगे तो प्रदेश की शांत फिजा को बिगाड़ने का काम किया जाएगा, बताइए जरा। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी का प्रवास है और रायपुर के सोनपैरी में गुरु असंग देव आश्रम है, कबीर आश्रम है, वहाँ पर हिंदू सम्मेलन, एक विराट हिंदू सम्मेलन है और उसमें वो आ रहे हैं वक्ता के रूप में, और गुरु असंग देव जी भी जो है उसमें अतिथि हैं। और ये पूरी तरीके से संघ का जो है शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है। शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसी की कड़ी में माननीय भागवत जी जो हैं वो हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इसमें यदि कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पुट दिखाई देता होगा तो दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है ना वो शायद दीपक बैज जी को समझ जाना चाहिए था। दीपक बैज जी, दिग्विजय सिंह जी जो है आपसे बहुत ज्यादा सीनियर लीडर है और उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा है कि आरएसएस जो है, संघ जो है, वो कहीं ना कहीं आज देश में लीड करता है और कांग्रेस के पतन का मूल कारण ये है कि उनके पास संघ जैसा कोई संगठन नहीं है। तो शायद यदि सुन लेते दीपक बैज जी तो इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं करते। माननीय प्रफुल्ल पारे जी ने 2-3 विषयों पर कहा। एक महत्वपूर्ण विषय सामाजिक समरसता का भी इसके अंतर्गत है। पंच परिवर्तन जो आए हैं सामाजिक समरसता के अंतर्गत में सीधी सी बात है कि समाज के विभिन्न वर्गों में और उनके बीच आपसी जो सामंजस्य, सौहार्द है, प्रेम है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारा विषय है। और दूसरा एक स्वदेशी की भावना, ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं,
ठीक और है। हमारा देश आत्मनिर्भर सुनील जी, कैसे मैं बने, जवाब लूं, ये जवाब। सारा विषय है। ठीक है। एक छोटी सी बात जी, और मैं complete बताना कर चाहता लीजिए, जी। हूँ। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, पैर को कुल्हाड़ी में मार रहे हैं। चलिए। भूपेश बघेल जी ने भी सनातन के विरुद्ध लगातार एक अभियान छेड़ रखा है। ठीक तो है। इन लोगों को अपने वरिष्ठों से सीखना चाहिए कि संघ पर आपने इतने वर्षों तक के बहुत सारे प्रहार किए, इंदिरा जी ने कोशिश करके देख लिया, आपके सुनील सारे जी, पूर्वज सुनील जी। कोशिश करके देख लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सांस्कृतिक संगठन है तो वो संघ है, ठीक और है। जब जब ये संघ से टकराएंगे कहीं ना कहीं इनको ही नुकसान होगा। चलिए सत्यप्रकाश जी, सारे सवाल आपके सामने हैं, एक मेरा भी सवाल जोड़ लीजिएगा। वही सवाल जो मैंने सुनील जी से पूछा था कि क्यों दीपक बैज जी को क्यों ऐसा लगा कि वो सांस्कृतिक फिजा को बदनाम करेंगे, क्यों, जरा समझाइए ना। अवधेश जी देखिए, मैं थोड़ा सा विस्तार में कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, आराम से अभी बोलिए। सुनील चौधरी जी ने या तमाम जो बीजेपी के लोग होते हैं अपने अनुषंगिक संगठन आरएसएस की बहुत तारीफ करते हैं। अभी उन्होंने बोला तो मेरे को ना नागार्जुन कवि की कविता याद है, जो शायद मेरे को ठीक से याद नहीं, मगर शायद वो गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने लिखी थी कि बदल गई है भाव गंगीना, बदल गया है वेश, मगर नहीं हृदय परिवर्तित होगा क्रूर कुटमती चाणक्य का। और ये आरएसएस के लिए लिखा था नागार्जुन कवि जी ने। तो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, कितना ही आप प्रचारित कर लीजिए आरएसएस वैसा है वैसा है, मगर आपका इतिहास अगर उठा के देखिए, और देखिए दीपक बैज जी ने बोला वो क्या गलत है। आप इतिहास से लेकर आज वर्तमान तक में अगर उठा के देखेंगे, ये वही आरएसएस है या सावरकर जो इनके जिन्होंने पैदा किया आरएसएस को 1923 में, यही सावरकर ने आरएसएस जो सबसे पहले हिंदू महासभा बनाया, जो बात की थी, जिन्होंने किताब में लिखा, हिंदुत्व किताब में जिन्होंने लोगों को बांटने के बारे में लिखा। फिर 1937 में खुले मंच में इसको अपनाया कि अमानत यहाँ मैंने ये बात कही है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे देखिए, ऐसे लोगों के साथ ये रहे हैं या बांटने की बात की है। ए के हक कौन है जिसने पाकिस्तान मूव किया था ना, रेजोल्यूशन, पाकिस्तान में रेजोल्यूशन, तो उसके साथ बंगाल में हो या सिंध प्रांत में हो, वेस्टर्न प्रोविंस में, वहां पे सरकारें बनाई हैं। तो हमने कहाँ गलत किया? आपका इतिहास ऐसा है। और वर्तमान में भी अगर आ जाए, आपको याद होगा अवधेश जी वो दादरी का मामला, अखलाक की हत्या, उसके बाद इनके मुख पत्र पंचजन्य में क्या छपा था कि वेदों के हिसाब से बिल्कुल सही किया गया है। तो ये क्या बांटने की नहीं थी बात? आज भी गुजरात में आरएसएस का जो मुख पत्र है उसमें 10 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम छपते हैं और उसमें जिन्ना का नाम छपता है। तो ये वर्तमान की बात है कि नहीं है? तो हमने यही कहा है कि आपका इतिहास, आपका वर्तमान ये दिखाता है कि आप कितना भी कुछ भी कोशिश कर लीजिए मगर वही रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, अभी सुनील चौधरी जी ने बोला कि स्वदेशी और तमाम चीज आरएसएस, अरे आरएसएस की पूरी अगर ड्रेस की बात कर ली वो खुद स्वदेशी नहीं है। आप टोपी कहां से लेकर आपका वंशज जो आरएसएस से पूछ के आइएगा, हिटलर की वो स्टाइल है, आज भले फुल पैंट हो गई है, हिटलर की स्टाइल है, जर्मनी से लेके आए। उसके बाद ये वाला जो है वो भी विदेशी है, फिर वो आपको स्वास्थ्य का बाल में वो भी जर्मनी का है। तो पूरी ड्रेस या पूरे लोगो वो तमाम चीज तो विदेशी है। तो आपको स्वदेशी खुद का नहीं है और दूसरों को बोल रहे स्वदेशी अपना लीजिए। तो ये बहुत हास्यास्पद है। इसलिए बोले आप आए, कोई समस्या नहीं है, मगर आप आइए, देश का, प्रदेश का जो माहौल है, सबसे महत्वपूर्ण तमनार की जो घटना घट रही है उसको कहीं ना कहीं संभालिए, कानून व्यवस्था तमाम चीज पे कीजिए, मगर कहीं वातावरण ना। सुनील जी जवाब दे दीजिए साहब। पहले पीसीसी चीफ का बयान और सत्यप्रकाश का विश्लेषण, अब जवाब दीजिए साहब, क्या कहेंगे? इन्होंने इतिहास वर्तमान पे बातें कर दी। देखिए, सबसे पहले तो यदि ये हमको कहते हैं कि हमारा सब कुछ विदेशी है, मैं एकदम स्पष्टता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ह्यूम साहब कौन थे? इनके कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद सेफ्टी वॉल के रूप में सवाल का जवाब सवाल कैसे होगा? नहीं, मैं आंसर दे रहा हूं। दूसरा ये लगातार हमारे ड्रेस पर बात कर रहे थे, हम स्वदेशी की बात करते हैं, आप क्यों स्वदेशी की बात नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं स्व का भाव होना चाहिए, स्वत्व का भाव होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और गांधी जी की हत्या से जोड़ रहे हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गांधी जी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं था। तो क्या आप न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाकर के न्यायालय की अवमानना की बात कर रहे हैं? दूसरा, गांधी जी हमेशा राम को मानते थे, उनके शब्द जो है हमने सुना है या जो भी है कि हे राम था। फिर आप भगवान राम के मंदिर में नहीं जाते, मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। आपके नेता कहते हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और दूसरा, कांग्रेस दंगे की पार्टी, हम कांग्रेस में दंगा का जो इतिहास है ना, वो सबको बड़ी अच्छी तरीके से याद है।
1947 का दंगा सबको याद है, देश का जब बंटवारा हुआ, और सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सावरकर जी तो चाहते थे कि ये देश एक रहना चाहिए, हिंदू समाज एक रहना चाहिए, मां भारती का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और हम सावरकर जी की उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं कि ये देश हमारा है, ये मातृभूमि हमारी है। और दूसरा बताऊं, 1947 के दंगे के बाद 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आप चितपावन ब्राह्मणों का याद नहीं है आपको, पूरी तरीके से समाप्त कर दिए कांग्रेसी लोग। और कश्मीर के अंदर में और सब जगह में जिस प्रकार से हमारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उस पर ये बात नहीं करेंगे, धर्मांतरण पर ये बात नहीं करेंगे। इनके मुंह पर पता नहीं कौन सा लड्डू घुस जाता है जब हमारे छत्तीसगढ़ की शांत फिजा पर धर्मांतरण करने वालों का आक्रमण होता है। कहां से इतने लोग आ जाते हैं, किस प्रकार से ऐसा होता है? आपकी सरकार के समय में आपके एसपी पत्र लिखते थे, ऐसे विषयों पर ये मुंह नहीं खोलेंगे। ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करेंगे, ऐसे बयानबाजी करेंगे जिसका कोई ना तथ्य है, जिसका ना कोई तर्क है। और दीपक वैद जी, मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं, इन सारे मामलों पर शायद आपको कोई जानकारी नहीं है, आपका कोई अध्ययन इस विषय पर नहीं है। आप दिग्विजय सिंह जी से बात करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, मैं जब एक बार प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं, सत्यप्रकाश जी आपसे जवाब लूंगा। प्रफुल्ल जी, सवाल का पलटवार सवाल का भी नहीं हो सकता, सब जवाब हो सकता है, जवाब के बाद सवाल हो सकता है। खैर, दोनों दलों की अपनी अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं कि अपनी अपनी बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संघ पे लगातार आक्रमण, हमला, जुबानी हो, क्यों? इसके पीछे की मूल वजह क्या आपको समझ आती है? संघ जब से संघ का निर्माण हुआ है तभी से संघ के ऊपर आक्रमण होते आए हैं। और अगर इस पर बहस करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हमको दिखता है ना कि मतलब राजनीतिक दलों का जो आक्रमण है, जो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल हमला, पहले कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टी के लोग केवल भाजपा या जनता पार्टी करते थे। लेकिन आजकल आप देखिएगा कि संघ भाजपा, राहुल जी भी कुछ बोलेंगे तो संघ का नाम पहले, भाजपा बाद में। तो ये दोनों को इन लोगों ने कोलैबोरेट कर दिया है, आरोप लगाने वालों ने, और संघ बिल्कुल उनके टारगेट में आ गया। देखिए, इसमें मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि संघ एक सामाजिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन वो समाज में रहकर जो काम कर रहा है उसका पॉलिटिकल बेनिफिट अगर किसी को मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है ना। ये बहुत बहुत स्पष्ट है। तो लेकिन संघ का कोई जवाब किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, संघ का कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। आप देखिए कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के बाद आपने ना सेवा दल का नाम आपने सुना होगा, है ना। हाँ, वो सेवा दल भी वैसे ही गणवेश धारण करके मतलब संचलन करता था। हमने देखा सेवा दल को सड़कों पर मार्च करते हुए। तो ऐसे कई समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम, कांग्रेस का भी एक वो संगठन था, लेकिन वो कहाँ लुप्त हो गया है। आपको मेरे ख्याल से सीताराम केसरी उसके आखिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद से वो दल गायब हो गया। तो मुझको ये समझ में आता है कि संघ के जैसा संगठन दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। और लगभग इशारों में क्या, लगभग साफ दिग्विजय सिंह ने भी तो यही कहा ना, इशारे में खुलकर उन्होंने तस्वीर भी जारी की और तस्वीर के जरिए मतलब ये बताया अपने हाईकमान को कि भैया ये संगठन है और ये जान है। तो आप इसका विकल्प कहां से लाओगे? तो केवल आरोप लगा देने से, देखिए जैसे हम किसी की अगर आलोचना करते हैं तो उसका सबसे पहला जो मतलब उसका शर्त क्या है उसकी, कि हम जिसकी आलोचना कर रहे हैं ना, हमको पहले उसको जानना चाहिए। कि जब तक हम उसको जान नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में कुछ बोलना, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, सब कुछ हवाई होगा। तो आरएसएस क्या है, क्या काम कर रहा है, आप उसको देखिए। अब स्वदेशी की बात तो गांधी जी भी करते थे, बिल्कुल। गांधी जी और नेहरू जी और पूरी कांग्रेस ने क्या विदेशी कपड़ों की होलियां नहीं जलाई है? तो आज अगर संघ स्वदेशी की बात कर रहा है तो कौन सा, मतलब आप क्यों समर्थन नहीं कर सकते? कम से कम स्वदेशी मसले पर तो कर सकते हैं ना। कि और ये मतलब भाजपा का, संघ का स्वदेशी और कांग्रेस का स्वदेशी कोई अलग अलग है क्या? स्वदेशी तो एक ही है, स्वदेशी तो एक ही है ना। तो आप उस मुद्दे पर आप अच्छा, और आपको साथ देने में भी कोई तकलीफ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक संगठन नहीं है। अब उसका लाभ उस आपके अपोनेंट पार्टी को मिल रहा है, वो अगर कारण है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी, प्रफुल्ल जी ने एक अच्छी बात कही
कि साहब आप जब तक किसी के बारे में विस्तार से जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे, उसकी कमियां और दोष को, गुण दोष को कैसे आप आकलन करेंगे। यही वजह है कि चाहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी हो, अरविंद नेताम हाल फिलहाल में हो, लगातार संघ के कार्यक्रम में जाते। ऐसे कई नाम हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा कि पिछले समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे सर राज्य में, संघ ने उनके काम की भी तारीफ की थी गाय गोबर के मसले को लेके। फिर इतनी वैचारिक मतभेद क्यों? देखिए वैचारिक मतभेद जैसे मैंने बोला ना इतिहास की वजह से। देखिए कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा। आपने अभी प्रफुल्ल जी ने भी बोला कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें नहीं पढ़ी, मगर आरएसएस के इतिहास जरूर पढ़ा है। वो छोटी छोटी किताबें सुनील भैया लोगों को सूट करता है तो छोटी छोटी किताबें इन लोग पढ़ते हैं, मगर हमने लोगों ने क्या इतिहास जाना है कि भारत देश जब आजाद हो रहा था, जैसे अभी स्वदेशी की बात की प्रफुल्ल जी ने, अच्छी बात की, भाई हमारा स्वदेशी अलग कैसे हो सकता है, इनके से अलग हो सकता है। मगर जैसे मैंने बताया इनकी पूरी चीजें अभी विदेशी है, मगर जब 1942 जो पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी, जब स्वदेशी की बात हो रही थी, तो इनके पूर्वज क्यों उसका विरोध कर रहे थे? क्यों ये उस समय के युवाओं को मैं बता देता हूँ, बताया तो किताबें बता दूंगा, सुन लीजिए किताबें बता दूंगा। तो उस समय क्यों प्रेरित करते थे? और ये मैं नहीं, अरे सुभाष चंद्र बोस की किताब पढ़िए आप, अंबेडकर जी की किताब पढ़िए, उसमें खुद अंबेडकर जी ने कोट किया है कि मैं हैरान हूं कि जिन्ना और सावरकर की सोच एक जैसी क्यों है दो नेशन पे। ये अंबेडकर जी ने अपनी किताब में कोट किया है, तो ये दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, अभी इन्होंने बोला राजधर्म की बात में थोड़ा सा इनको याद दिला देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी बेचारे आज स्वर्गीय हो गए हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, बेचारे वो भी किसी को गलत शब्द है, नहीं माफ कीजिएगा, मुंह से गलती से निकल गया। मगर मैं एक दूसरी बात बोलना चाह रहा था कि उन्होंने उस समय, मैं उस समय की बात को जोड़ना चाह रहा था, उस समय बहुत ही इस तरह से हल्केपन से लिया कि उनकी बात नहीं सुनी गई कि राजधर्म किसको अपनाने के लिए कहा था, आज वो कहां पे है। तो राजधर्म तो उस समय आपके लोगों ने नहीं अपनाया और हमको आप सीख दे रहे। और महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, अभी ये बोल रहे थे गांधी जी की, अरे गांधी जी के नाम हटा के आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सबको मालूम है। एक इतिहास और बताया तो आपको, गांधी जी की बात किया नहीं, एक मिनट, 1948 27 फरवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री को सरदार पटेल जी ने खत लिखा, और क्या लिखा उसमें? सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा और इससे अंजाम दिया। ऐसा लगता है इस साजिश में कुल 10 लोग शामिल थे, और यह सच है कि हत्या का स्वागत आरएसएस ने और हिंदू महासभा के लोगों ने किया और वहां पे मिठाइयां बांटी गई। ये सरदार पटेल जिसमें गृह मंत्री थे, उनको तो सब पता होगा, तो हम नहीं बोल रहे। और एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। अभी उन्होंने बोला कि न्याय को आप विश्वास नहीं करते। अरे सिर्फ सावरकर जी उस जो वो कमियों की वजह से, अभाव की वजह से, एविडेंस के अभाव की वजह से उनको न्यायाधीश ने मुक्त किया था, बाकी लोगों को नहीं किया था। आप पढ़ के आइए सुनिए भैया, उसके बाद बात कीजिए। और एक चीज मैं बोला, बस एक इन्होंने हमारे कांग्रेस हमेशा बात करते स्थापना की, और ये हमारे, मैं बोल रहा हूँ वो थे, मगर बाकी सदस्य कौन थे? हमने तो फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको दबाया। आप तो पेंशन ले रहे थे, 60 रुपए पेंशन नहीं ले रहा था। अरे वो लेटर दिखाऊं क्या? 60 रुपए वाले पेंशन लेटर दिखाऊं क्या? 60 रुपए पेंशन लेते थे, उस समय लेते थे जब सरकारी स्कूल में टीचर की तनख्वाह 15 रुपए होती थी, और आज सरकारी लोगों को 50,000, मतलब 2 लाख रुपए महीना पेंशन लेते थे ये लोग। और ये हमको सिखाएंगे पेंशन लेने वाले लोग, माफी मांगने वाले लोग, हमको ना सिखाए, हमको मालूम है देश किस तरह चलता है। विषयांतर में ठीक है सुनील जी, इतिहास से सीख लेके वर्तमान और भविष्य को गढ़ा जाता है। क्यों इतिहास को कुरेदा जाए, क्यों बार बार चर्चा की जाए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए? बहुत साधारण सा सवाल। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है अवधेश जी। वर्तमान परिस्थिति पर बात करना चाहिए, पिछला क्या है कैसा है वो तो देश की जनता ने जो स्वीकार कर लिया। 100 सालों तक एक संगठन स्थापित है और लगातार बढ़ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो इसमें अब कांग्रेस के सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं। तो रजिस्ट्रेशन में करा लीजिए। अरे छोड़िए वो क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते, वो सब विषय है। 100 साल में अरे तब भी सबसे बड़ा संगठन है ना, तब भी बड़ा संगठन है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। एक मिनट सुन लीजिए, ये वही संगठन है जो भारत माँ की जय बोलता है, ये वही संगठन है जो हर दिन जाकर के शाखा लगा करके ये कहता है कि हे भारत माँ शिखर पर लेकर के जाएंगे। इनको थोड़ा सच्चाई भी बता दीजिए, सुन लीजिए ना, इनको क्या हड़बड़ी है। ठीक है तो जरा सुनो। नहीं हड़बड़ी मुझे समाप्त नहीं मैं बता दे रहा हूँ। हर दिन हम कहते हैं कि भारत माँ तुझे परम वैभव के शिखर पर लेकर के जाएंगे, ऐसा संकल्प हम लोग जाकर के हमारे संघ के स्वयंसेवक लेते हैं और लाखों की संख्या में लेते हैं। आप बताइए ये वही लोग हैं जो वंदे मातरम को आधा करा दिए तुष्टीकरण की नीति से, वंदे मातरम का भी अभी पूरा गान कर रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं कह सकती। अरे भैया अधिवेशन में आपके अध्यक्ष ने विरोध
पार्टी था। मुझे समाप्त करना है। सतप्रकाश जी, सुनील जी, चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के तो ये तय है कि मोहन भागवत का दौरा किसी भी राज्य में हो, सियासी पारा जरूर हाई हो जाता है, लेकिन संघ की अपनी एक विचारधारा है, अपनी कार्यशैली है और अपने कार्यक्रम तय है। उस कार्यक्रमों के तहत वो आएंगे, युवा सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन और सद्भावना बैठक में शामिल होंगे। अब उनके जाने के बाद या उनके रहने के दौरान और कितनी सियासत होगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।